नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में कवर्ड है। क्या होता है लिस पेंडेंस का मीनिंग, क्या इसके एसेंशियल्स हैं, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी कि कब ये काम करता है और कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। इससे इसको कैसे डील किया जाता है कोर्ट में ये समझेंगे। इसके एसेंशियल्स कवर करके इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें आप प्रॉपर्टी अगर उस पर केस चल रहा है तब भी आप बेच सकते हैं, वो एक्सेप्शन को कवर करेंगे। और अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई केस पेंडिंग है फिर भी आपने वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया है तो क्या उसके इफेक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि इसको बेटर रीच मिल सके। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 52 डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है। लिस मतलब होता है लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब होता है पेंडिंग। तो जब किसी पर लिटिगेशन पेंडिंग है किसी प्रॉपर्टी पर और उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेच देते हो या ट्रांसफर कर देते हो, ट्रांसफर इंक्लूड्स एनीथिंग, आपने सेल किया हो, आपने गिफ्ट किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है उस प्रॉपर्टी को वाइल लिटिगेशन वाज पेंडिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, तो उस केस में फिर वो सेक्शन 52 से गवर्न हो जाता है और उसको कहते हैं लिस पेंडेंस। ठीक है, तो दिस डॉक्ट्रिन इज एक्सप्रेस्ड इन द मैक्सिम पेंडेंट लेट निहिल इनोवेचर, विच मीन्स नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड पेंडिंग द लिटिगेशन। अगर किसी केस पर आपने किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आपने कोई केस फाइल कर दिया है तो अब वो लिटिगेशन में पेंडिंग है तो तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी जाती है। इसी चीज को, यही चीज सेक्शन 52 डील करता है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअल में हम बात किस चीज की कर रहे हैं, और फिर हम उसके एसेंशियल्स को इस एग्जांपल से रिलेट करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट पे बेटर क्लैरिटी हो। सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए, अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है ओवर ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी उसके मालिकाना हक पर ए और बी के बीच में विवाद चल रहा है। ए बोल रहा है ये इसकी ओनरशिप मेरे पास है, बी कहता है कि उसकी ओनरशिप, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसके पास है। तो ऐसा जब विवाद हुआ तो ए ने सूट फाइल कर दिया, सिविल सूट कोर्ट में जाकर अगेंस्ट बी, ये कहते हुए कि आप इसमें डिक्लेरेटरी डिक्री पास करें जिसमें आप इस डिक्लेयर करें कि ए मैं ही ओनर हूं और बी इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। तो ए जब सिविल सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट बी तो अब उस प्रॉपर्टी पर तो विवाद छिड़ गया है, उस प्रॉपर्टी पर तो केस फाइल हो गया है। अब जैसे ही सिविल सूट फाइल हुआ है तो उस सूट के चलने के दौरान बी क्या करता है, उसको उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बेच देता है सी को। अब बी को कोई हक नहीं था यहाँ पर अभी तो सूट में ही डिसाइड होना था, डिक्री आनी थी कि ए बी में से कौन है मालिक, जिस उस प्रॉपर्टी का, कौन उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक रखता है, वो कोर्ट डिसाइड करता। लेकिन उस पेंडेंसी के दौरान, उस लिटिगेशन पेंडेंसी के दौरान बी ने क्या किया, बी क्या था, पार्टी टू सूट था, उस सूट का एक पार्टी था और बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया। अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। अगर सी को बेच दिया है, पहले तो बेचना नहीं था, सेक्शन 52 मना करता है, लेकिन अगर अब आपने ऐसा गलत कर दिया है तो अगर उसके बाद केस बी जीत जाता है, बी के फेवर में डिक्री आ जाती है कि हाँ बी मालिक था, तो अगर बी मालिक था तो बी कैन सेल द प्रॉपर्टी टू सी। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, सी ओनर बना रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बी केस हार जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि बी ने जो प्रॉपर्टी सी को बेच दी थी, जो कि उसको अलाउड नहीं थी बेचना, वो अब प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाएगा। सी अब अपनी उस प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाएगा और सी इस कोर्ट की डिक्री के द्वारा बाउंड होगा और इसीलिए सी को ये प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगी ए को, क्योंकि बी तो केस हार गया, ए केस जीता है। तो ए केस जीता है तो कोर्ट विल आस्क सी टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू ए। और यहां पर सी इस बात का कोई डिफेंस नहीं ले पाएगा कि मुझे तो जानकारी नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है, मैं कैसे वापस कर दूं, मैं तो एक बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने तो कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी खरीदी है बी से। ये सब चीजें सी नहीं बोल पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो सेक्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस सेक्शन 52, ये इकलौता सेक्शन है पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो कि बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्शन नहीं देता है। वो ये सेक्शन कहता है कि आपको नोटिस था इस बात का कि एक प्रॉपर्टी पर केस पेंडिंग है या आपको इस बात का कोई नोटिस नहीं था, ऑल दैट इज इररेलेवेंट। हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट कि अगर सामने वाली पार्टी ने अगर आपको प्रॉपर्टी बेची जिस पर केस पेंडिंग था तो आप कोर्ट की डिक्री से बाउंड रहोगे। ठीक है, आपको नोटिस था नहीं था, आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते। आप यहाँ पर प्रेजेंट केस में सी विल बी लायबल टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू रिटर्न द प्रॉपर्टी बैक टू ए। ठीक है, सी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का जो उसने कंसिडरेशन दिया है वो उसके लिए लायबल नहीं, उसको वो इस चीज का डिफेंस नहीं ले पाएगा कि उसने बोनाफाइड परचेजर के तौर पे खरीदा था। ठीक है, हाँ कोर्ट ये बोल सकता है कि कोर्ट बी को बोल सकता है कि आपने जो कंसिडरेशन सी से लिया है वो आप रिटर्न करो सी को, और सी को बोल सकता है कि तुम ये प्रॉपर्टी वापस करो ए को।
ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर बी नहीं बेच सकता। अगर पहले तो सेक्शन बोलता है कि बी बेच ही नहीं सकता सी को, लेकिन अगर बी ने ऐसा कर दिया है तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं एसेंशियल्स पे कि ये सेक्शन अप्लाई कैसे होगा, क्या कंडीशंस फुलफिल होनी होंगी तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा और आपको सेक्शन 52 का प्रोटेक्शन मिल पाएगा। सबसे पहला कि देयर मस्ट बी अ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग, मतलब अगर ऐसी कोई ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का तो सेक्शन 52 को अप्लाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी पर कोई सूट या प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग होनी चाहिए, लंबित होनी चाहिए। दूसरा कि वो जिस कोर्ट में पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, मतलब अगर उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और उस कोर्ट में अगर आपने ये मैटर फाइल किया है तो उस केस में फ्री सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। थर्ड एसेंशियल कि जिस प्रॉपर्टी को से रिलेटेड सूट या प्रोसीडिंग आपने फाइल करी है या पेंडिंग है वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब क्या है कि सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं करता, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई करता है। फोर्थ एसेंशियल कि सूट कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दो पार्टीज ने मिलके डिसाइड करके ये सूट फाइल कर दिया हो ताकि कोर्ट का आप स्टेटस को या कोर्ट का स्टे एंजॉय कर पाए, तो ये कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर फिफ्थ है कि ट्रांसफर ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मेड बाय द पार्टी टू द सूट। तो ये अब जब तक सूट पेंडिंग था उस बीच में दो पार्टी थी ए और बी, तो ए और बी में से किसी एक पार्टी टू सूट, मतलब या तो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट में से किसी एक ने फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है। सूट की पेंडेंसी में उस प्रॉपर्टी को किसने ट्रांसफर किया हो, पार्टी टू द सूट ने, या तो प्लेंटिफ ने ट्रांसफर कर दिया हो प्रॉपर्टी को सूट की पेंडेंसी में या डिफेंडेंट ने ट्रांसफर कर दिया हो प्रॉपर्टी को सूट की पेंडेंसी में। फिर उसके बाद सिक्स्थ एसेंशियल है कि ट्रांसफर मस्ट इंपैक्ट द राइट्स ऑफ अदर पार्टी इन द लिटिगेशन, और इस कारण जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रेजेंट केस में ए और बी थे, ठीक है, तो ए था, ए ने यहाँ पर सूट फाइल किया मतलब ए प्लेंटिफ है, और बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया बी डिफेंडेंट है। तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी बेच दी पेंडेंसी ऑफ द सूट में किसको, सी को, तो यहाँ पर डिफेंडेंट हैज इंपैक्टेड द राइट्स ऑफ ए, क्योंकि ए की ओनरशिप के राइट्स इंपैक्ट हो गए क्योंकि डिफेंडेंट ने क्या किया, सेक्शन 52 के अगेंस्ट जाके प्रॉपर्टी सी को बेची, तो इसीलिए डिफेंडेंट बीइंग द पार्टी टू सूट हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, देयरबाय हैज इंपैक्टेड द राइट्स ऑफ ए कौन, प्लेंटिफ। ठीक है, तो इस तरह से सारे एसेंशियल्स अगर ये कवर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सेक्शन 52 अप्लाई कर जाता है, जो कहता है, क्या कहता है सेक्शन 52 कि ऐसे केसेस में अगर ट्रांसफर होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर मेड पेंडिंग लिटिगेशन, अगर ऐसा होता है तो जो भी अफेक्टेड पार्टी है वो कोर्ट में जाके इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। तो कैसे कराएगी डिक्लेयर, फॉर एग्जांपल हमारे प्रेजेंट केस में क्या हुआ था कि बी ने प्रॉपर्टी सी को बेच दी थी, तो ऐसे केस में ए जाएगा कोर्ट में और इसको इस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए सूट फाइल कर देगा अलग से, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, ये कहते हुए कि देखिए इस सूट पर जज साहब इस सूट पर ऑलरेडी केस पेंडिंग है और उसके केस पेंडेंसी के दौरान इन्होंने ये डिफेंडेंट ने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को, इस कारण इस सेल डीड को कैंसिल किया जाए और इस सेल को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि मैं एक अफेक्टेड पार्टी हूं, मैंने सूट फाइल किया है, इसलिए इसको आप वॉइड डिक्लेयर कर दो। तो इसीलिए ये इसका इफेक्ट होता है, ये सेक्शन 52 के तहत आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं उस ट्रांसफर को, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है कि जो भी ट्रांसफर होगा अगर वो ट्रांसफर हुआ है तो दैट इज सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन। अगर मान लो अफेक्टेड पार्टी है वो कोर्ट में आके वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा पाती है तो क्या होगा, और वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कराती, केस चलता रहता है और एक पॉइंट आता है जब केस में रिजल्ट आ जाता है कि हाँ ए ही ओनर है उसका, तो प्लेंटिफ ही ओनर है, मतलब डिफेंडेंट हार गया। तो हमने पढ़ा था रिजल्ट में यहाँ पर कि अगर डिफेंडेंट हार गया है तो उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा कि सी अब तुम प्रॉपर्टी वापस कर दो ए को, क्योंकि यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू वर सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन, द ट्रांसफर मेड टू सी वाज सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन, और रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन बी के फेवर में नहीं है, ए के फेवर में है। तो इसीलिए हियर इन द प्रेजेंट केस C would be bound to return the property to A, who is the actual owner of the property as per the result of litigation। तो ये सेकंड इफेक्ट हो गया ट्रांसफर का, अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ट्रांसफर होता है तो। थर्ड, डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरी इज बाउंड बाय द डिक्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांसफरी हैड नोटिस और नॉलेज ऑफ पेंडेंसी ऑफ द सूट। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर सी ये नहीं कह पाएगा कि मुझे तो नोटिस ही नहीं था, मुझे तो जानकारी नहीं थी इस बात की कि इस प्रॉपर्टी पर केस पेंडिंग है, मैं तो एक बोनाफाइड परचेजर हूं, मैं क्यों रिटर्न करूं प्रॉपर्टी, ये सी नहीं कह पाएगा। सी इज बाउंड बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट, और डिक्री सी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो सकती है और सी विल बी बाउंड टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू ए। सी बोनाफाइड परचेजर का एग्जाम्पशन नहीं ले पाएगा या नो नोटिस और नो नॉलेज का एग्जाम्पशन नहीं ले पाएगा। फिर उसके बाद इसी के चलते ये क्लियर किया कि सेक्शन 52 गिव्स नो प्रोटेक्शन टू बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, तो ये प्री मेंस और बाकी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं या जनरली भी, ये एक लौता सेक्शन है पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो बोनाफाइड परचेजर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता।
ठीक है, दिस इज ऑल, ये हमेशा ट्रांसफरर के फेवर में ही रहता है, सॉरी जिस प्रॉपर्टी जिसने केस फाइल किया है उसके फेवर में रहता है, और ट्रांसफरी के अगेंस्ट रहता है, जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसके अगेंस्ट रहता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। अब ये पूरा सेक्शन का एक एक्सेप्शन है, मतलब कि अगर विवाद पेंडिंग है, किसी प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा है और उसमें कोर्ट में केस पेंडिंग है, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? उसका एक्सेप्शन सेक्शन 52 में ही मेंशन्ड है एक्सप्रेसली, जो कहता है कि सेक्शन 52 सेज एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये जो टर्म मेंशन करी है ये कहती है कि कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू परमिट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग द लिटिगेशन। मतलब आप जनरल रूल क्या है, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर उस पर कोई केस पेंडिंग है, लेकिन अगर कोर्ट ही आपको बाय ऑर्डर परमिट करता है कि हाँ इस केस में आप ट्रांसफर कर दो प्रॉपर्टी, वो कोई सा भी कारण हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है या प्रॉपर्टी का बेस्ट यूज वही ओनर कर पाएगा जब वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो परमिट कर सकता है आपको टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी पेंडिंग द लिटिगेशन। मतलब क्या है कि आप हमेशा ये रूल ना बना लें दिमाग में कि क्या कोर्ट हमेशा क्या सूट की पेंडेंसी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो आंसर इज यस, बट ये क्या हमेशा नहीं हो सकती? नो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप सूट की किसी प्रॉपर्टी पर सूट पेंडिंग है तो आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप कोर्ट से परमिशन ले लो और आप सूट की पेंडेंसी में भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आफ्टर परमिशन। तो ये एक एक्सेप्शन है। इस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस हमारा कवर होता है। और इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये क्योंकि बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्शन नहीं देती, इसीलिए दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन नेसेसिटी एंड नॉट ऑन नोटिस। दिस इज नॉट अ डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस, दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, तो ये एक प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डॉक्ट्रिन इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेक्शन 52 कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस तरह की वीडियोज आपके लिए और बनाऊं या नहीं। अगर हाँ तो यस में यस करके आप जरूर लिखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, hit the like button. Goodbye, thank you.